हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे's थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं CTET की, NVS की, KVS की या DSSB की, किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, चाहे वो साइकोलॉजी की वीडियोज़ हो, करंट अफेयर्स हो या GK हो, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बिना देरी किए चलिए हम आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पियाजे अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आप CTET की बात करें या एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो आप पियाजे की बात जरूर करते हैं, उनको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि मोरल जो डेवलपमेंट है या हम मोरल नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, हम कोलबर्ग को ज़्यादा फेमस है एक तरह से, उस पर कोलबर्ग ने ज़्यादा बात की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो बात है मोरल डेवलपमेंट पर, वो बात की थी पियाजे ने। सो पियाजे ने बहुत पहले ही, कोलबर्ग से तो बहुत पहले इस पर बात करती थी, फिर कोलबर्ग ने इनको फॉलो करते हुए अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इसलिए पियाजे को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपने जो पियाजे की 4 स्टेजेस हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की, उनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो पढ़ लिया होगा। लेकिन आज हम इस पर फोकस करेंगे मोरल डेवलपमेंट पर। बेसिकली मोरालिटी के बारे में पियाजे के क्या विचार हैं वो आज हम देखेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पियाजे के बारे में कि पियाजे क्या बिलीव करते थे, क्या उनकी मतलब उनके विश्वास क्या थे, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर पियाजे जो है वो मोरालिटी के बारे में क्या सोचते थे। इससे पहले कि हम बच्चों की बात करें उससे पहले हमें पियाजे के बारे में बात कर लेनी चाहिए। सो पियाजे बिलीव दैट ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन प्लेइंग गेम्स and querying them about rules provided a realistic lab on life for understanding how morality principles develop। तो पियाजे का मानना था कि बच्चों को जब आप खेलते हुए ऑब्जर्व करते हैं या फिर आप उनसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उनसे छोटे छोटे इंसिडेंट बताते हैं, उसके बारे में उनसे क्वेरीज उनकी पूछते हैं, ठीक है, तो जो वो रूल्स प्रोवाइडेड ए रियलिस्टिक लैब ऑन लाइफ फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मोरालिटी प्रिंसिपल डेवलप। तो इससे आपको एक तरह से किस तरह से बच्चे में मोरालिटी जो है वो डेवलप हो रही है, किस तरह से नैतिक विकास के जो सिद्धांत है वो डेवलप होते हैं, ये आपको पता चलता है इन रूल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये कहना था पियाजे का। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो पियाजे ने जो बेसिकली क्या किया था कि उन्होंने गेम्स के थ्रू, यानी कि जो बच्चे जो गेम खेलते हैं उनको ऑब्जर्व किया, साथ ही साथ बच्चों से शॉर्ट स्टोरीज उनको सुनाई या फिर उनको क्वेश्चनिंग वगैरह की, मोरालिटी के बारे में इंसिडेंट सुनाए, कुछ ऐसे बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें मॉरल रीजनिंग की जरूरत थी। तो इस तरह से पियाजे ने जो है बच्चों को ऑब्जर्व किया और फिर अपनी जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की वो प्रोवाइड की। ठीक है, ही ऑल्सो रोट ए बुक द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये बुक पियाजे ने लिखी थी मॉरल जजमेंट के ऊपर कि बच्चों का मॉरल जजमेंट जो है, बच्चों का जो नैतिक न्याय का सिद्धांत है वो किस तरह से डेवलप होता है, तो ये पियाजे ने बात की थी। अब टेक्निक्स यूज्ड बाय पियाजे इन स्टडिंग मॉरल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। अब पियाजे ने जो अपनी ये थ्योरी दी है उस पर स्टडी किस चीज़ के बारे में की, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने 2 टेक्निक्स अपनाई थी। पहली इन्होंने क्या की थी कि मैंने अभी बताया आपको कि ऑब्जर्विंग चिल्ड्रंस प्ले, मतलब बच्चों को खेलते हुए इन्होंने निरीक्षण किया उसका, कि बच्चे जब खेल रहे हैं, आपस में खेलते हुए बातें कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, तो उस चीज़ को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज और सिनेरियोज दैट डिस्क्राइब सम फॉर्म ऑफ मिसबिहेवियर बाय चाइल्ड और एन अडल्ट। फिर उन्होंने बच्चों को ग्रुप में बिठाकर या अकेले लेकर उनको शॉर्ट स्टोरीज सुनाई या ऐसे सिनेरियोज या इंसिडेंट सुनाए जिसमें कोई ना कोई मिसबिहेवियर किया गया हो किसी बच्चे के साथ या किसी एडल्ट के साथ। मतलब बच्चों को छोटी छोटी कहानियां या किस्से सुनाकर जिनमें किसी बच्चे या बड़े द्वारा कोई दुराचार किया गया हो, इस तरह की इन्होंने स्टोरी सुनाई बच्चों से, क्वेश्चन आंसर्स किए बेसिकली बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किया। और इस बिहाफ पर जो है इन्होंने ये डिसाइड किया कि बच्चे किस तरह से जो है नैतिकता के बारे में सोचते हैं, बच्चों के नैतिक विचार क्या होते हैं। तो ये पियाजे ने बेसिकली इनकी जो थ्योरी है वो इन्हीं चीजों, इन टेक्निक्स के ऊपर जो है आपकी बेस्ड है। अब हम बात करेंगे कि पियाजे वॉज प्रिंसिपली किस में इंटरेस्टेड थे, मतलब उनका मुख्य रूप से इंटरेस्ट किस में था। सो पियाजे वॉज प्रिंसिपली इंटरेस्टेड नॉट इन व्हाट चिल्ड्रन डू बट इन व्हाट दे थिंक। तो इस पर फोकस कीजिए। आपको पता है कि पियाजे थॉट्स के ऊपर, उनका जो बच्चों का क्या थॉट प्रोसेस है उस पर जो है पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में भी बात की है। तो यहाँ पर भी वही बात करते हैं वो कि बच्चे क्या करते हैं, हमें इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहा है कि इस बच्चे ने गलत हरकत की है, इस बच्चे ने अच्छी हरकत की। आपको ये सोचना है कि वो क्यों करते हैं, मतलब क्या सोचते हैं वो, कि क्या सोच है, कोई भी अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे बच्चों की सोच क्या है। तो ये पियाजे की मेन चीज़ थी कि पियाजे का मुख्य रूप से इस बात में दिलचस्पी थी कि बच्चे क्या सोचते हैं, न कि इस बात में कि वो क्या करते हैं।
ठीक है। तो थिंकिंग प्रोसेस जो है बच्चों का, उस पर उनकी दिलचस्पी थी। सो पियाजे वाज इंटरेस्टेड इन 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल इश्यूज। तो 3 मेन एस्पेक्ट थे जिनके ऊपर जो है उनकी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है मॉरल इश्यूज के ऊपर। तो इसलिए पियाजे ने इन 3 चीजों के बारे में जो है डिटेल में बात की। ओके, फर्स्ट इज चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, बच्चों के नियम के बारे में क्या समझ है। उसके बाद चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब नैतिक जिम्मेदारी के बारे में क्या समझ है। और फिर लास्ट है चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, बच्चों की न्याय के बारे में क्या समझ है। ठीक है, तो फाइनली जो मोरालिटी है उसमें न्याय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन 3 चीजों के बारे में जो है पियाजे ने बात की है। सो फर्स्ट चीज हम देखते हैं, एक बार थोड़ा डिटेल में आपको बता देती हूँ कि चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, रूल्स के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं। देखिए, जब भी रूल्स की बात होगी तो बच्चे पहले सोचेंगे कि आखिर ये रूल बनाता कौन है, ठीक है, कहाँ से आते हैं ये रूल, कौन इनको बनाता है, और क्या हम इन रूल्स को बदल सकते हैं, क्या कोई भी चेंज हम इन रूल्स में ला सकते हैं, और अगर ला सकते हैं तो क्यों नहीं ला सकते। तो इस तरह से है कि मतलब रूल्स के बारे में क्या समझ है। जितने भी आपको पता है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो रूल से इंटरेक्ट करता है कि हाँ भी कुछ रूल्स हैं, फैमिली में भी कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो बच्चा बेसिकली इन रूल्स के बारे में क्या समझ है उसकी, जितने भी हम अच्छे रूल्स बनाते हैं, डिसिप्लिन के रूल्स बनाते हैं, बेसिकली हम नैतिक विकास के भी रूल्स बनाते हैं कुछ, तो उनके बारे में बच्चे की क्या समझ है, इसमें पियाजे का इंटरेस्ट था। सेकंड, उनका इस बात में इंटरेस्ट था कि चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो ये नैतिक जिम्मेदारी है इसको कौन ले, कौन है, मतलब किसको हम कहेंगे कि उसने गलत चीजें की हैं, उसने अच्छी चीजें की है, तो किस पर हमें ब्लेम करना है इस चीज को। ठीक है, और किसी भी बुरे बिहेवियर का या अच्छे बिहेवियर का रिजल्ट क्या होता है उस पर फोकस होता है। साथ ही साथ क्या मतलब ये डिफरेंशिएट करना है कि क्या किसी ने जानबूझकर कुछ गलत किया है या उसने मतलब उससे गलती से हो गया है, तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसी है बच्चे की। ठीक है, तो ये आता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। उसके बाद लास्ट आता है चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय के बारे में। अगर सपोज कुछ गलत चीज हो गई है तो अब उसका जो जस्टिस आपको कैसे करना है, क्या पनिशमेंट जो है ऐसी होनी चाहिए जो उस पर फिट होती हो। ठीक है, क्या हमेशा जो गिल्टी होता है क्या उसको हमेशा पनिशमेंट मिलती है कि नहीं मिलती है, और पनिशमेंट किस टाइप की दी जाए, मतलब क्या पनिशमेंट दी जाए। मतलब कुछ लोगों को मतलब ये होता है कि उनको कंपेंसेशन करना पड़ता है, कुछ लोगों को दंड भुगतना पड़ता है, तो न्याय कैसे किया जाए इस बारे में भी बच्चे की समझ क्या होती है। तो बेसिकली पियाजे ने इन 3 चीजों के बारे में बात की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू पियाजे मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास का प्रॉपर एक थ्योरी है पियाजे की, तो उनके अनुसार जो नैतिक विकास है वो इस संज्ञानात्मक विकास पर डिपेंड करता है। देखिए, जैसे उन्होंने कहा है कि कॉग्निटिव या बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है बच्चे में, तो उसकी समझ जो है बहुत ज्यादा, उसकी थिंकिंग डेवलप होती है। जब वो बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज से आप प्री ऑपरेशनल में जाते हैं, प्री ऑपरेशनल से आप जाते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल में, तो प्री ऑपरेशनल में जो कमियां होती है वो कंक्रीट ऑपरेशन में जाके पूरी हो जाती हैं, फिर कंक्रीट ऑपरेशन की जो कमियां होती है वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशन में पूरी हो जाती है। तो मतलब बच्चे का बायोलॉजिकल मैच्योरिटी जैसे जैसे आती है, मतलब संज्ञानात्मक जैसे उसका विकास होता है तो उसकी डेवलपमेंट भी बढ़ती है। ठीक है, इसी तरह से वो मानते हैं कि जब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाता है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आ जाती है, तो बच्चे की जो मॉरल अंडरस्टैंडिंग है वो भी ठीक हो जाती है, मतलब उसमें भी उसकी भी जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है, मतलब मोरल डेवलपमेंट जो है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ होती है। ये पियाजे ने बोला था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ईगोसेंट्रिसिज्म की बात करते हैं पियाजे जो है कि बच्चा जो है ईगोसेंट्रिसिज्म जो बात की थी उन्होंने कि ईगोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है कि बच्चा जो है सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित होता है, मतलब सिर्फ अपनी बातों को सही समझता है, दूसरों की बातों को गलत समझता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को वो जानता नहीं है। तो ये ही जो है ईगोसेंट्रिज्म जो है ये यहाँ पर भी आपको इफेक्ट करेगा, मतलब मोरल रीजनिंग करते हुए भी बच्चा जो है, बच्चे को ये जो ईगोसेंट्रिज्म होता है ये आपको इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, और भी फैक्टर्स हैं जो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो हमें मॉरल रीजनिंग में जो है बच्चे को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये पियाजे का मानना था। अब इसमें थोड़ी सी बात हम कर लें कि चिल्ड्रंस आइडियाज रिगार्डिंग रूल्स, बच्चों के रूल्स के नियम के बारे में समझ, मॉरल डेवलपमेंट के, मॉरल जजमेंट के बारे में, और पनिशमेंट टेंड टू चेंज एज दे गेट ओल्डर। तो यही बात है कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो इन चीजों के बारे में जो उसकी समझ है वो भी बदलती जाएगी। मतलब ये फिक्स नहीं रहता है कि बच्चा जो आज सोच रहा है कल भी वो वही सोचेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें पियाजे ने बोली थी कि जो मॉरल जजमेंट होती है या फिर रूल्स होते हैं या फिर पनिशमेंट का जो पैटर्न होता है वो बच्चों के इस पर जो बच्चों के विचार होते हैं वो बड़े होकर बदल जाते हैं, धीरे धीरे जो है बदलते हैं। मतलब आज यहाँ पर है तो कल यहाँ पर, कल यहाँ पर, कल यहाँ पर, तो मतलब इस
इस तरह से जो ये विचार हैं ये बदलते जाएंगे और कहीं ना कहीं अपग्रेडेड होते जाएंगे। मतलब जहां आज कमी आ रही है तो कल उस चीज को समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज को समझ रहे हैं फिर वापस आप में कमी आ गई, ऐसा नहीं होगा। आपने यहाँ पे आपके अंदर कुछ कमी थी, आपने थोड़ा बड़ा होकर जो है इस चीज को समझ लिया है, तो ये एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनकी जो मोरल अंडरस्टैंडिंग होती है, मोरल डेवलपमेंट जो होती है उनकी, वो बढ़ती जाती है। ये बोला था पियाजे ने। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि पियाजे ने जो है मोरल डेवलपमेंट की भी स्टेजेस दी हैं। हालांकि ये जो स्टेजेस हैं ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी जो सब स्टेजेस हैं आपको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑटोनोमस और हेट्रोनोमस हम मोरालिटी की बात करते हैं, उस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लेकिन आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी। तो पहली स्टेज थी उनकी एनोमी। इसमें बेसिकली बात करते हैं कि नो कॉन्शियसनेस ऑफ रूल्स अप टू 2 ईयर्स, मतलब 2 साल तक के बच्चे को जो है किसी रूल्स रेगुलेशन की बात उसको नहीं पता होती है, मॉरल रीजनिंग क्या होती है, मॉरल विचार क्या होते हैं, अच्छा बुरा क्या होते हैं, इस चीज़ की समझ जो है 2 साल तक के बच्चे के अंदर नहीं होती है। तो ये बोला है पियाजे ने, ठीक है। उसके बाद है हेट्रोनोमी और अथॉरिटी, मतलब मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इसको बेसिकली मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट्स की स्टेज हम बोल सकते हैं। हेट्रोनोमस मोरालिटी होती है यहाँ पर, ठीक है। देखिए हम हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस को भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट जनरल एक व्यू दे रही हूँ उसके स्टेजेस का। तो हेट्रोनोमी अथॉरिटी में क्या होता है कि यहाँ पे अथॉरिटी की बहुत पावर होती है, मतलब उनको लगता है बच्चे को कि अथॉरिटी सब कुछ है और उन्होंने जो रूल बना दिए हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड है, वेरी रिजिड इन देयर बिलीफ्स ऑफ मॉरल कॉन्सेप्ट। तो उनके मॉरल कॉन्सेप्ट जो है बच्चों के वो रिजिड हो जाते हैं कि रूल्स चेंज भी नहीं हो सकते हैं, अथॉरिटी ने रूल्स बनाए हैं और हम चेंज नहीं कर सकते और हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट्स हम इससे बात कर सकते हैं। उसके बाद हेट्रोनोमी और रेसिप्रोसिटी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। उनको थोड़ी थोड़ी ये समझ हो जाती है कि नई रूल फिक्स नहीं है, चेंज हो सकते हैं, तो इस टाइप की उनमें चीजें आ सकती है, रेसिप्रोसिटी आ जाती है। उसके बाद लास्ट में ऑटोनोमी, अपने आप बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को नहीं देखता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव को देखना शुरू कर देता है, परिणामों पर ध्यान ना देकर बट इंटेंशंस क्या है वहां यहाँ पर वो जो है इस चीज को देखना शुरू कर देता है। यहाँ पर मतलब उसमें समझ डेवलप हो जाती है कि भले ही किसी ने कोई गलत काम किया है लेकिन उसकी इंटेंशन भी जरूरी है। अगर आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो तो ये भी देखिए कि उसने वो गलत काम क्यों किया है, क्या उसके पीछे वजह रही है, ठीक है। जैसे आपने हाइंज डायलेमा सुना होगा, डायलेमा जो कि कोलबर्ग का था, तो उस स्टेज में यहाँ पर बच्चा जो है अपनी समझ जो है बनाना शुरू कर देता है। तो यही बात थी कि हेट्रोनोमस रेसिप्रोसिटी है, यहाँ पे हेट्रोनोमस अथॉरिटी है और लास्ट में जो ऑटोनोमी आ जाती है, ये मैं कहूँगी बेस्ट स्टेज है जहाँ पर बच्चे को जो है मोरल विकास जो होता है उसका काफी डेवलप हो जाता है। अब देखिए हम आएंगे मेन चीज के ऊपर। अब हम आ गए हैं हेट्रोनोमस मोरालिटी के ऊपर, ठीक है। अगर मैं हेट्रोनोमस की बात करूं तो मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट है यहाँ पे बच्चा, ठीक है। आपने ऑटोनोमस और हेट्रोनोमस का तो मीनिंग आपको पता ही होगा। ऑटोनोमस, ऑटो मीन्स अपने आप जो है, और हेट्रो मीन्स किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो हेट्रोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी, ये 2 तरह की मोरालिटी के बारे में जो है पियाजे ने बेसिकली बात की थी। तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, यस। सो पियाजे टॉक्ड अबाउट 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मोरालिटी, 2 टाइप की मोरालिटी की बात की थी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी ये 2 मोरालिटी हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। इनके बारे में आपको समझ बहुत अच्छे से बनानी है तो आप पियाजे की पूरी मॉरल जो डेवलपमेंट की थ्योरी वो समझ जाएंगे। सबसे पहली है हेट्रोनोमस मोरालिटी और दूसरे के बाद है आपकी ऑटोनोमस मोरालिटी। देखिए हेट्रो का मतलब ही होता है दूसरे के द्वारा, ठीक है, और ऑटो का मतलब होता है अपने आप, ठीक है। तो हेट्रोनोमस मोरालिटी मतलब किसी दूसरे की समझ के विकास को, किसी दूसरे की नैतिकता के समझ को जो है आप अपना रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि दूसरे की जो नैतिक धारणा है उसी को अपनाता है। उन्होंने जो रूल बना दिए, उन्होंने जो पनिशमेंट या लॉ एंड ऑर्डर का जो भी चीज बना दी उसको फॉलो कर रहे हैं। ऑटोनोमस में बच्चा अपने आप सोचना शुरू कर देता है, मतलब उसकी अपनी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जाती है मोरल डेवलपमेंट के बारे में कि वो जो है यहाँ पर मोरल रीजनिंग स्टार्ट कर देता है कि हाँ भाई सही गलत क्या है, क्या चीज अच्छी होनी चाहिए, क्या रूल सही नहीं है, कौन से रूल्स फिक्स्ड हैं, कौन से हम बदल सकते हैं। तो इस तरह की समझ जो है उसको यहाँ पे पता चल जाती है। अब हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हेट्रोनोमस मोरालिटी की बात करेंगे हम सबसे पहले। वैसे पहले बताया मैंने आपको कि दूसरों की मोरालिटी की यहाँ पर बात है, मतलब दूसरों से रूल्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, बच्चा यहाँ पे अपने खुद के रूल्स नहीं बना रहा है, अपने आप से ज्यादा नहीं सोच रहा है, बस दूसरों ने जो बनाया है उसी के बेस पर जो है उसकी थिंकिंग चल रही है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म। तो ये जो स्टेज होती है इसको हम स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दे डोंट सी मोटिव्स बट कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। मोटिव्स यानी कि आपका जो मोटिव है
है, मतलब आपका जो फाइनल मोटिव है उसको नहीं देखते हैं, बस परिणाम को देखते हैं। मतलब आपकी जो सोच थी उस कार्य को करने के पीछे, उसको नहीं देखेंगे, बस उस कार्य के करने का रिजल्ट क्या आया है, उसका कंसीक्वेंस क्या रहा है, उसका परिणाम क्या रहा है, उसको सोचेंगे। रूल्स आर एक्सटर्नल फीचर ऑफ रियलिटी एंड कांट बी मॉडिफाइड। मतलब ये एक्सटर्नल फीचर होते हैं रियलिटी के, मतलब सच्चाई है ये रूल्स जो बना दिए हैं, और ये इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारे बड़ों ने या फिर जहां टीचर ने रूल बना दिया है, मम्मी पापा ने रूल बना दिया है, फिक्स्ड है, ठीक है, उस रूल्स को हम फॉलो करेंगे और उनको मॉडिफाई हम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बच्चे की सोच होती है। उसके बाद रूल्स बाय अथॉरिटी। अब अथॉरिटी जो है, जो रूल बनाएगी, दे आर परमानेंट एंड रिक्वायर स्ट्रिक्ट ओबीडियंस। मतलब कि परमानेंट होते हैं, और स्ट्रिक्ट ओबीडियंस का मतलब है कि आपको फॉलो ही फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ इसके जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। अब वो परिणाम कितने बुरे भी हो सकते हैं, थोड़े कम बुरे हो सकते हैं, लेकिन परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मतलब ओबीडियंस, आज्ञाकारिता आपको यहाँ पे माननी पड़ेगी, क्योंकि अथॉरिटी ने जो भी रूल्स बना दिए हैं वो फिक्स्ड है। यहाँ पर बच्चे की सोच ये होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इमिनेंट जस्टिस। इमिनेंट जस्टिस क्या है? इफ यू ब्रेक द रूल यू विल गेट सीवियर पनिशमेंट, ठीक है। पियाजे ने बोला था यहाँ पर बच्चे का जस्टिस की सोच क्या होती है कि अगर आपने रूल तोड़ा, ठीक है, सपोज किसी के मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, सपोज बच्चे अगर घर में ग्लास तोड़ देते हैं, प्लेट तोड़ देते हैं, ठीक है, तो किसी किसी की मम्मी पिटाई भी कर देती है, किसी किसी की मम्मी जो है डांट लगाती है अच्छे से। तो अगर किसी के घर में ऐसा माहौल है कि मम्मी को पसंद ही नहीं है कोई चीज तोड़ना है, गिरना, बच्चे से गलती से भी गिर गई, तो बच्चा यहाँ पे क्या सोचेगा कि नहीं, बच्चे ने, सपोज किसी के भाई या बहन ने प्लेट तोड़ दी, गलती से ही तोड़ दी, उसके हाथ से छूट गई, लेकिन उसको पता है कि प्लेट तोड़ दिया तो अब तो मम्मी पिटाई करेगी, मम्मी पिटाई करेगी, और वो ये नहीं सोचेगा कि ये बच्चे से गलती से हुआ है। बच्चा यहाँ पर ये सोचेगा नहीं, इसने प्लेट तोड़ी है, बस अब ये है कि तोड़ दिया तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, जस्टिस होगा। जस्टिस कैसे होगा? आपको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि आपने गलती कर दी है, भले ही आपने वो गलती से की है, लेकिन आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये होता है इमिनेंट जस्टिस की जो है धारणा यहाँ पे बच्चे की ये होती है कि आपने सही गलत किस, आपकी इंटेंशंस क्या थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपसे गलती से हुआ है कैसे हुआ, बट आपको जो है पनिशमेंट जो है वो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, टू मेन फैक्टर्स हैं यहाँ पर इस जो हेटेरोनोमस मोरालिटी है, इसके दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पावर ऑफ एडल्ट, मतलब बड़ों की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, हैंस रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। जैसे फैमिली की बात करूं तो मम्मी पापा दादा दादी कोई भी बड़े हो सकते हैं, बड़ा भाई या बहन भी हो सकता है, ठीक है, वो बच्चे के लिए एडल्ट हैं, जो मतलब जिनके रूल्स होते हैं कुछ और वो फिक्स्ड होते हैं। तो मतलब बच्चे रूल्स को फॉलो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि पावर है भाई एडल्ट्स के पास, ठीक है, उनके पास पावर है रूल्स बनाने की और आप उसको बदल सकते नहीं है, तो आपको बस उसको रिस्पेक्ट करना होगा। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, सो दे कैंट इमेजिन अदर्स पर्सपेक्टिव। अभी मैंने प्लेट वाला जो आपको एग्जाम्पल दिया है ये बिल्कुल सेम टू सेम यही है, ठीक है, कि कॉग्निटिव इमेच्योरिटी होती है, ठीक है, बच्चे में दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखने की जो चीज़ होती है वो डेवलप नहीं होती है, जैसा पियाजे ने बोला था, क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है, उसको ये नहीं पता होता है कि दूसरे का भी कुछ पर्सपेक्टिव हो सकता है। अगर किसी ने कोई चीज़ ली है, गलती से उससे काम हो गया है, गलती से उससे प्लेट टूट गई है, ठीक है, गलती से उससे किसी को, सपोज आप बच्चे ने देखा कि उसके दो दोस्त जो हैं खेल रहे हैं, ठीक है, और खेलते खेलते एक से जब वो बॉल पकड़ रहा था दूसरे को बॉल दे रहा था तो गलती से उसके सर में लग गई या हाथ में लग गई। अब बच्चा क्या सोचेगा, यहाँ पर उसके अंदर कॉग्निटिव इमेच्योरिटी है, वो ये सोचेगा उसने जानबूझकर उसको मारी है, ठीक है, बॉल उसको दूसरे बच्चे को जानबूझकर मारी है, उसने उसकी इंटेंशन नहीं देखी, बच्चे दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देखा कि वो बच्चा खेल रहा था, ठीक है, भले आप उसको कितना ही समझाए लेकिन बच्चा कहेगा नहीं जानबूझकर मारी है और अब तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप भले ही खेल रहे थे लेकिन आपने जानबूझकर उसको बॉल मारी है। तो ये जो कॉग्निटिव इमेच्योरिटी होती है ये हेटेरोनोमस मोरालिटी का एक पार्ट है, ठीक है, ये हेटेरोनोमस मोरालिटी होती है, इसी वजह से जो है कॉग्निटिव इमेच्योरिटी की वजह से ही जो है हेटेरोनोमस मोरालिटी है। अगर कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बच्चा जो है अपने आप भी सोचना स्टार्ट करेगा और दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी वो कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें स्पेशल होती हैं यहाँ पर कि पावर ऑफ एडल्ट और यहाँ पर होती है कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। सो ये पियाजे की अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपिएटरी पनिशमेंट की, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। एक्सपिएटरी पनिशमेंट, टू मेक द गिल्टी सफर इन दैट द सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट शुड बी रिलेटेड टू सीवियरिटी ऑफ रॉन्ग डूइंग। मतलब गिल्टी को जो है उस जो भी जिसने भी कोई भी गिल्ट किया है, कोई भी सपोज कोई भी गलती की है,
उसको जो है इन दैट सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट शुड बी रिलेटेड टू सिवियरिटी ऑफ रॉन्ग। जितना गलत काम वो करेगा उतनी ही गलत जो उसकी उतनी ही बड़ी जो है पनिशमेंट होगी, ठीक है। सपोज अगर आपसे गलती से प्लेट टूट गई, उसकी थोड़ी छोटी पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन आपने पैसे चोरी कर लिए हैं, ठीक है, पैसे चोरी कर लिए हैं, या फिर सपोज किसी बच्चे ने जो आपको बच्चे बहुत सारे दिखते हैं जो बेचारे फुटपाथ पर, जिनको भीख मांगने पर जो मजबूर हैं वो बच्चे, ठीक है। अगर एक वेल एफ्लुएंट फैमिली का बच्चा उनको देखता है, सपोज वो देखता है कि एक बच्चे ने रोटी चुरा के खा ली है, ठीक है। अब ये जो बच्चा है जो जिसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, और इसको ये पता है कि चोरी करना गलत है, तो ये सोचेगा कि उस बच्चे ने गलत काम किया है, ये नहीं सोचेगा कि उस बच्चे को भूख लगी है, ये चीज नहीं देखेगा। अब चोरी करने की जो पनिशमेंट होती है वो इस बच्चे को मिलनी चाहिए। तो यही है एक्सपिएटरी पनिशमेंट कि मतलब जितना गलत आप काम करेंगे, अब चोरी किसी भी इंटेंशन से की गई हो, भले खाने की चोरी है, भले पैसों की चोरी है, या कैसी भी चोरी है, ठीक है। एक तो रियल चोर होते हैं जो चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, और एक इस बच्चे की चोरी है। तो बच्चे के लिए दोनों जो लोग हैं वो समान होंगे। वो ये नहीं देख पाएगा कि इसका मोटिव क्या था, क्योंकि उसको भूख लगी थी और वो बच्चा है, ठीक है, उसने रोटी चुराई खाई लेकिन अपनी भूख की वजह से की। तो बच्चा यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव को नहीं सोच पाएगा, दूसरा बच्चा जो उसको नोटिस कर रहा था। तो यही है एक्सपिएटरी पनिशमेंट, कहता है कि जितना गलत आप काम करोगे उतनी ही ज्यादा आपको पनिशमेंट जो है मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट हेटेरोनोमस मोरालिटी। कुछ की पॉइंट्स मैं फिर से आपको बता देती हूँ। बच्चा दूसरों के सोच के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है, जो भी करता है। एडल्ट्स के रूल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, रूल आप बदल नहीं सकते हो, परमानेंट होते हैं, और अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और जितना गलत आपने काम किया है उतनी ही ज्यादा आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये होती है हेटेरोनोमस मोरालिटी अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब हम बात करेंगे ऑटोनोमस मोरालिटी की, ठीक है। ऑटोनोमस मीन अपने आप के द्वारा, ठीक है। अब ये होती है स्टेज ऑफ मॉरल रिलेटिविज्म, ठीक है। आपको याद रखना है मॉरल रिलेटिविज्म की जो पहली स्टेज थी हेटेरोनोमस मोरालिटी की, वो होती है स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म, लेकिन ये होती है स्टेज ऑफ मॉरल रिलेटिविज्म। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मॉरल रिलेटिविज्म की स्टेज कौन सी है, ठीक है, या फिर रेसिप्रोसिटी क्या है, आइडियल रेसिप्रोसिटी क्या है। तो ये सब आपके लिए आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए मैंने आपको पॉइंटर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मोरालिटी बेस्ड ऑन योर ऑन रूल्स, आपके अपने रूल्स के ऊपर, आपके अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है मोरालिटी है वो डिपेंड करती है। तो ये होती है मॉरल रिलेटिविज्म। ओके, यहाँ पर बच्चा जो है अपनी सोच डेवलप कर लेता है, वो खुद सोचना शुरू कर देता है कि रूल्स हैं, फिक्स नहीं है, रूल्स आर नॉट फिक्स्ड, कैन बी मॉडिफाइड। रूल्स को चेंज किया जा सकता है। कोई कानून आज कुछ है, कल को क्या पता चले कि उस कानून की धारणा बदल गई है, तो उस कानून को आप बदला जा सकता है, आप बदल सकते हैं रूल्स को। ये रूल्स जो हैं आपके फिक्स्ड नहीं है। नेक्स्ट, स्टार्ट टू यूज ए स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस कॉल्ड रेसिप्रोसिटी। एक फेयरनेस का जो है, ठीक है, फेयरनेस का एक स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर रेसिप्रोसिटी का, मतलब सेम कंसर्न फॉर अदर्स एज दे वांट फॉर देमसेल्फ, ठीक है। मतलब जैसा हम अपने लिए सोचते हैं हम दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचें। अगर आप सोचते हैं कि आपने काम गलत नहीं किया है, आपने किसी की भलाई के लिए किया है, तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी सोचिए कि क्या पता उन्होंने भी वो जो काम किया है वो किसी की भलाई के लिए किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आंदोलन करते हैं, सपोज आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन में आप जो है नारेबाजी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे सोच लेते हैं कि हाँ भाई ये सही है क्योंकि डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, ठीक है। आप आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि कोई गलत चीज़ है जिसको आप सही करना चाह रहे हैं, भले ही वो गलत चीज़ आपका कानून है, लेकिन हमें उस कानून को बदलना है फॉर द राइट, ठीक है। कुछ सही करने के लिए हमें उस कानून को बदलना जरूरी है। तो यहाँ पे बच्चा जो है ये चीज़ सीख जाता है, मतलब उसको रेसिप्रोसिटी आ जाती है। उसके बाद आइडियल रेसिप्रोसिटी, म्यूचुअलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस, गोल्डन रूल्स। तो यहाँ पे जो है गोल्डन रूल्स बन जाते हैं, मतलब कि आप जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं मैं भी आपसे वही एक्सपेक्ट करूं, ये वाली चीज, या फिर मैं जो आपसे एक्सपेक्ट करता हूं तो आप भी मुझसे वही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। भाई मैं किसी को गाली नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई मुझे गाली दे, ठीक है। तो ये आइडियल रेसिप्रोसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है और इसी को बोलते हैं गोल्डन रूल्स। तो ये ऑटोनोमस मोरालिटी का पार्ट है। नेक्स्ट इज मोरालिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंशंस नॉट ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। अब मैंने आपको पहले बताई थी कि पहली स्टेज जो थी हेटेरोनोमस मोरालिटी की, उसमें उल्टा होता है, उसमें आप कॉन्सिक्वेंसेस पर, परिणामों पर ध्यान फोकस करता है बच्चा, लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है इंटेंशंस पर आ जाता है। जैसे आप सबने कोलबर्ग की अगर थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता है कि हाइंस डायलेमा जो था, जिसमें हाइंस को क्या करना था, दवाई चोरी करनी थी। अगर चोरी नहीं करता तो बीवी जो है उसकी, वो बीवी की डेथ हो जाती क्योंकि उसको दवाई चाहिए थी, और चोरी करना वैसे भी गलत है। तो यहाँ पे बच्चा जो है मोरालिटी, यही ऑटोनोमस मोरालिटी में ये है कि बच्चा सोचेगा कि उसकी इंटेंशन क्या थी। अगर हाइंस चोरी करता है तो उससे किसी की जान बचती है, दुकानदार को इतना नुकसान नहीं होगा जितना उसको उसकी बीवी
बीवी के जाने से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बैलेंस बनाना स्टार्ट कर देता है बच्चा कि हाँ भाई परिणाम पे फोकस नहीं करना, इंटेंशन पे फोकस करना है। देखो परिणाम पे अगर वो फोकस करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज देखेगा कि किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर वो दवाई चोरी कर लेता है हाइंस यहाँ से, तो दवाई चोरी करेगा तो उसको पैसों का नुकसान होगा दुकानदार को। ठीक है, वो क्या पता उसके बाद में पैसे लौटा भी दे, लेकिन अगर वो दवाई चोरी करके बीवी को नहीं देगा तो उसकी तो जान ही चली जाएगी। तो इनमें से क्या ज्यादा सही है? ऑब्वियसली अगर बच्चा यहाँ पर मोरालिटी की स्टेज पे, हायर स्टेज पे पहुंच गया होगा तो यही कहेगा कि हाँ भी किसी की जान बचाने के लिए अगर आपने चोरी की है तो कोई इसमें गलत नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है सोचना शुरू कर देता है। देखिए हर कोई इस तरह से नहीं सोचेगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि यहाँ पे ये इंटेंशंस पर भी बात आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पीयर डिसएग्रीमेंट स्पेशली फैसिलिटेटिंग। मतलब देखिए जब बच्चा पीयर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, पियाजे ने कहा था एक डिसइक्विलिब्रियम के बारे में उन्होंने बात की थी कि जो पीयर इंटरेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चे जो हैं सेम एज ग्रुप के बच्चे जो हैं आपस में बातें करते हैं, ठीक है, तो हम अपने विचार एक दूसरे को बताते हैं, उस विचार पे क्या होता है डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लूँ अगर यहाँ पे सपोज इस हाइंस वाले चीज पे अगर आप सोचो तो दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं इसके बारे में कि भाई उसको चोरी करनी चाहिए दवाई या नहीं चोरी करनी चाहिए, उसको पनिशमेंट, तो दोनों बच्चे अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे। हो सकता है एक अपोज में है चोरी के, हो सकता है एक उसका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं चोरी करना ठीक है, दूसरा हो सकता है कहे कि नहीं चोरी करना फिर भी गलत है, भले ही आपकी बीवी मारो लेकिन ये चोरी अपने आप में बहुत गलत चीज है। ठीक है, तो दोनों जब क्लैश करेंगे, डिसएग्रीमेंट होगा, तो यहां से एक अलग थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम इनसे क्रिएट होता है और ये कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है बच्चे के दिमाग में, और इस कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है आप थॉट प्रोसेस आपका शुद्ध होता है और अच्छा होता है। तो यही बात थी उनकी, इसी चीज को उन्होंने इसमें भी दोहराया है। ठीक है, तो यहाँ पे पीयर डिसएग्रीमेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और इन चीजों से जो है ऑटोनमस मोरालिटी जो है वो डेवलप भी होती है। तो ये बेसिकली पियाजे बात करते हैं ऑटोनमस मोरालिटी के बारे में। ठीक है, सो गाइज ये थे पियाजे की मोरालिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा क्रिटिसिज्म के बारे में। सो आपने एक पर्सनालिटी का नाम सुना होगा, कैरल गिलिगन। ठीक है, कैरल गिलिगन थी, कैरल गिलिगन, सॉरी इट्स शी। सो कैरल गिलिगन जो थी, इन्होंने कोलबर्ग की थ्योरी को भी जो है क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इससे पहले ये पियाजे की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज कर चुकी हैं। देखिए पियाजे ने जो अपना सैंपल इकट्ठा किया था, जो ऑब्जर्वेशंस की थी बच्चों के ऊपर, वो बेसिकली उन्होंने बॉयज के ऊपर की थी। मतलब बॉयज सैंपल ज्यादा थे, गर्ल्स के सैंपल जो थे वो कम थे। ठीक है, गर्ल्स के सैंपल जो थे वो कम थे। तो हुआ क्या था कि पियाजे ने ये देखा कि जो बॉयज हैं, जो बॉयज के गेम्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए लिख देती हूँ। बॉयज़ के गेम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट थे थोड़े से, और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के गेम जो थे वो थोड़े सिंपल थे। ठीक है, और एक चीज पियाजे ने और नोट की, हालांकि इनके सैंपल्स जो है कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और सिंपल की कैटेगरी आ गई। फिर आप कॉम्प्लेक्स गेम का कॉम्प्लेक्स गेम के साथ ही कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर सिंपल का जो है वो आप सिंपल के साथ ही करेंगे। तो ये पियाजे की कुछ डिफिकल्टीज थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी ऑब्जर्व किया गर्ल्स को, वो सिंपल गेम खेलती हैं और गर्ल्स को इतना कंसर्न नहीं होती है रूल्स के बारे में। मतलब गर्ल्स जो है रूल्स को चेंज भी कर देती हैं। उनका बेसिकली पियाजे ने ये चीज बोली थी कि गर्ल्स जो है मोरालिटी का मतलब रूल्स रिजिड होते हैं और इन चीजों के बारे में इतना जो है गर्ल्स ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनमें कोऑपरेटिव नेचर होता है थोड़ा सा उनका। तो ये चीजें पियाजे ने बोली थी। और उन्होंने कहा था कि बॉयज के गर्ल्स जो होते हैं उसमें रूल्स के ऊपर बहुत बात होती है, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो इस बात पर जो है कैरल गिलिगन ने इनको क्रिटिसाइज किया कि नहीं, पहली चीज तो आपने गर्ल्स पर अच्छे तरह से ऑब्जर्व नहीं किया। ऊपर से ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को सेंस नहीं होती है या उनके गेम्स जो है सिंपल होते हैं। ऑब्वियसली गर्ल्स के अंदर एक भाव, जो अपना जस्टिस के लिए एक भाव उनके अंदर भी होता है, जिसको आपने टोटली नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे पियाजे बोल रहे हैं कि गर्ल्स जो हैं वो मोरालिटी के बारे में कम सोचती हैं जब वो खेलती हैं, और कोऑपरेशन है, मतलब रूल जो है उनके अदल बदल हो जाते हैं, वो रूल चेंज भी कर देती हैं और इतना सोचती नहीं है, फिक्स रूल्स के बारे में इतना आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाती है मोरालिटी के बारे में। और पियाजे ने माना कि बॉयज जो है वो स्ट्रिक्ट बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। ठीक है, और फिर उसके थ्रू उनकी जो मोरालिटी है वो ज्यादा अच्छी डेवलप होती है। तो इस बात पर कैरल गिलिगन ने जो है उनको क्रिटिसाइज किया था। हालांकि जो कोलबर्ग है उनको कैरल गिलिगन ने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। तो ये बेसिकली इनका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है। और पियाजे ने भी ये बात मानी थी कि हाँ, मेरे सैंपल जो है गर्ल्स के थोड़े कम थे सैंपल्स और बॉयज के ज्यादा थे। तो ये चीज तो जो डिफरेंसेस हैं, जेंडर डिफरेंसेस जो है वो अच्छे तरह से उन्होंने इस चीज के बारे में बात वो नहीं कर पाए। ठीक है,
तो ये कुछ थी जो क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत जो था पियाजे का, वो मैंने आपको बता दिया है। लेडी वही है कैरल गिलिगन जिन्होंने कोलबर्ग को भी क्रिटिसाइज किया है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो आपकी मोरालिटी के ऊपर, जो कि पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इससे आगे मैं साइकोलॉजी की और भी वीडियोज जो है अपलोड करूंगी, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज तो चल ही रही है, एनसीएफ भी मैं करा रही हूँ आपको, साथ ही साथ मैथ्स पेडागोजी का अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट उसमें स्टार्ट की है, वहां से उसको आप देख सकते हैं। तो ऑल ओवर मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है मैं वो डेवलप करके आपको वो कुछ चीज़ें अच्छी सिखा सकूँ। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।